चलिए बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से। हमने नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड करेंगे थर्ड कैटेगरी जो हमको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की पढ़नी है, दैट थर्ड कैटेगरी इज IUDs। ठीक है, थर्ड कैटेगरी पढ़ेंगे हम बेटा IUD, ऑल्सो कॉल्ड एज IUCD। और फुल फॉर्म क्या करी थी हमने? इंट्रा। चलो अब नाम को तोड़ना शुरू कर दो। इंट्रा मतलब क्या होता है बेटा? इंट्रा मतलब इनसाइड। आगे लगाएंगे यूट्राइन, मतलब किसके इनसाइड? यूट्रस के इनसाइड लगने वाला एक डिवाइस होता है। यूट्रस में इंसर्ट करने वाला ये एक डिवाइस होता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, ऑब्वियसली कॉन्ट्रासेप्शन के लिए तो हम ये वर्ड भी लगा सकते हैं, IUD और IUCD एक ही बात है। नॉर्मल बात करते हैं कुछ इसके बारे में कि ऑब्वियसली बेटा इसमें यूट्राइन लगा हुआ है, मतलब ये डिवाइस किसके द्वारा इंसर्ट किया जाएगा? फीमेल्स द्वारा, यूज्ड बाय फीमेल्स। ठीक है, ये वाला जो मेथड है वो किसके लिए है? फीमेल्स के लिए है। और ये डिवाइस कहाँ इंसर्ट होगा? यूट्रस में इंसर्ट होगा। बट दिस डिवाइस इज इंसर्टेड विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स और नर्सेज। ठीक है बेटा, ये डिवाइस यूज़र खुद से यूट्रस में इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, इसको डॉक्टर या नर्सेस के गाइडेंस में वो खुद ही इसको इंसर्ट करते हैं यूट्रस में। ठीक है, जो IUDs है ना बेटा, इस पर खूब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, खूब स्टेटमेंट मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो हर एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। क्या इसको यूज़र खुद से इंसर्ट कर सकता है? नो। इसको इंसर्ट करने के लिए यूज़र को डॉक्टर या नर्सेस के जाना पड़ेगा और वो इसको प्रॉपरली इंसर्ट करेंगे। कहाँ पर? यूट्रस में। तो किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? फीमेल्स के द्वारा। ठीक है, चलिए ये हो गया IUD IUCD। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा, ये डिवाइस कहाँ लग रही है? यूट्रस में। यानी कॉपुलेशन के टाइम पे बॉडी फ्लूइड की मिक्सिंग होगी वजाइना में, सर्विक्स में, तो इसीलिए इट डू नॉट प्रिवेंट, दीज डिवाइसेस डू नॉट प्रिवेंट STD। बेटा ये वाले डिवाइसेस STD प्रिवेंट नहीं करते हैं। ठीक है, इनसे STD हो सकता है। चलो अब ये जो डिवाइस लग गई, इससे क्या फ़ायदा है? बैरियर मेथड्स भी तो हैं, क्योंकि बेटा ये आती हैं 3 to 5 ईयर्स वैलिडिटी के लिए। मतलब एक बार ये डिवाइस लगवाने के बाद 3 to 5 ईयर्स तक, जितनी भी वैलिडिटी का वो डिवाइस लगवा रहे हैं उसके हिसाब से 3 to 5 ईयर्स तक पॉपुलेशन के टाइम पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस या प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, तो इसकी सबसे खास बात ये है कि 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स तक उस कपल को कोई हेडेक नहीं होनी है कि पॉपुलेशन से प्रेगनेंसी तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पर 3 से 5 साल तक पॉपुलेशन से प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इसकी बेस्ट थिंग ये होती है। एंड देयरफॉर इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में इतने सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में से सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज़ IUD। ठीक है, के टाइम में STD के लिए अवेयरनेस बढ़ रही है, एड्स के लिए अवेयरनेस बढ़ रही है, इन सब रीजंस से बैरियर मेथड एंड कॉन्डम्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ रही है। बट एज ऑफ नाउ बेटा, दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला अभी के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है? IUDs। ठीक है, अब आते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज़फुल ये किस चीज़ में होता है? वेरी यूज़फुल फॉर स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रेन। दो बच्चों के बीच में अगर किसी पेरेंट को स्पेस चाहिए या वो चाहते हैं प्रेगनेंसी को डिले करना, पहली प्रेगनेंसी हो या दूसरी प्रेगनेंसी हो या तीसरी प्रेगनेंसी हो, प्रेगनेंसी को डिले करने में 3 से 5 साल तक की हेल्प करता है। ठीक है, तो दिस इज बेस्ट फॉर स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रेन, 3 से 5 साल तक का, जिनको भी जितना भी गैप चाहिए। बट ऐसा नहीं है बेटा कि 3 साल की वैलिडिटी का मान लो IUD लगवा लिया, ठीक है, उसके बाद कपल ने 2 साल के बाद सोचा कि ये इस टाइम उन्होंने दूसरा बच्चा प्लान करना है, तो ऐसा नहीं है कि अब 3 साल के लिए उनको वेट ही करना पड़ेगा। दिस डिवाइस कैन बी रिमूव्ड, और या उन्होंने 3 साल की वैलिडिटी का कोई IUD यूज़ करा है, पर फिर उन्होंने प्लान करा है कि अभी 1 साल 2 साल और प्लान नहीं करना है फैमिली को आगे, तो रिप्लेस करा के दूसरी IUD भी लगवा सकते हैं।
दिस कैन बी रिमूव और रिप्लेस्ड अगेन बाय द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स और नर्सेज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काफ़ी इफेक्टिव होता है ये। मतलब इसका फेलियर रेट बहुत कम है बेटा, सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है, एसटीडी प्रिवेंट नहीं करता है, रिवर्सिबिलिटी अच्छी है, अगर कैन बी रिमूव रिवर्सिबल हो गया, मतलब कैसा हो गया, रिवर्सिबल। जैसे इसको रिमूव किया जाएगा थोड़े ही टाइम में वापस से फीमेल में प्रेगनेंसी होने के पूरे चांसेस एज यूजुअल हो जाएंगे। चलो ठीक है, अब आते हैं कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है। अगला क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, ये काम किस प्रिंसिपल पे करता है, प्रिंसिपल देखते हैं। देखो, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि आईयूडी किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आप सबसे पहले बोलेंगे कि इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। ये कहता है आईयूडी क्या करता है, इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गई तो भी ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है। और दूसरा क्या करता है, इट प्रिवेंट्स या इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन यूटरस। जैसे ही स्पर्म इंसेमिनेशन के बाद वजाइना और सर्विक्स से होते हुए यूटरस में पहुंचता है, ये आईयूडी यूटरस में लगा है, यूटरस की वॉल में कुछ ऐसे चेंजेस करता है कि वो स्पर्म का फैगोसाइटोसिस, स्पर्म को यूटरस की वॉल में एनगल्फ करके ख़त्म कर दिया जाता है। तो यूटरस से फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता है स्पर्म, इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है। तो या तो ये स्पर्म का फैगोसाइटोसिस बढ़ा देगा, कहाँ पर बढ़ाएगा, यूट्रस में, और या तो ये इम्प्लांटेशन रोक देगा। ये दो आपको फिक्स याद रखना है। अगर आपको किसी आईयूडी का टाइप नहीं पूछा गया बेटा, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से डिकोड करेंगे आप। मैं आपको जो पॉइंट बाय पॉइंट बता रही हूँ ये सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेंगे। और ये प्रिंसिपल आप कब बताएंगे बेटा, जब आपसे आईयूडी का प्रिंसिपल पूछा गया है। अब आते हैं इसके टाइप पे। इसके 3 टाइप्स होते हैं जिनकी हमने बात की थी कि ठीक है इसके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर बना रही हूँ आईयूडी के 3 टाइप्स होते हैं। एक सबसे पहला बायोलॉजिकली इनर्ट आईयूडी होता है। दूसरा बेटा कॉपर रिलीज करता है ये आईयूडी। और तीसरा बेटा हार्मोनल आईयूडी होता है। चल, जब हमने पढ़ा था बेटा आपका नेचुरल मेथड, तो हमने उसमें बोला लैक्टेशनल लेमिनेरिया में हार्मोन इन्वॉल्व है, फिर बैरियर में कहीं हार्मोन इन्वॉल्व नहीं है। अगर आईयूडी में आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे हार्मोन इन्वॉल्व्ड, हार्मोन इज इन्वॉल्व। ध्यान से सुनना बेटा, आईयूडी पूछा जाएगा तो आप बोलोगे हार्मोन इज इन्वॉल्व, बट अगर स्पेसिफिकली पूछा जाएगा तो इसमें हार्मोन इन्वॉल्व्ड नहीं होता, इसमें भी हार्मोन इन्वॉल्व्ड नहीं होता। इनफैक्ट इसमें क्या होता है, कॉपर आयन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हार्मोनल आईयूडी में हार्मोन इज इन्वॉल्व्ड। तो इसके अंदर जो भी एग्जाम्पल आएगी उसको आप चूज करेंगे कि हाँ इसमें हार्मोन इन्वॉल्व्ड होता है, इसमें बेटा हार्मोन इज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो 3 तरह के आईयूडी होते हैं, बायोलॉजिकली इनर्ट, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी एंड हार्मोनल आईयूडी। बायोलॉजिकली इनर्ट को नॉन मेडिकेटेड आईयूडी भी कहते हैं, बायोलॉजिकली इनर्ट को नॉन मेडिकेटेड आईयूडी भी कहते हैं। तो पहला हो गया बेटा आपके पास बायोलॉजिकली इनर्ट या नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, एक हो गया आपके पास कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, और एक हो गया आपके पास हार्मोनल आईयूडी। ठीक है, अब अगला बहुत ही ज़्यादा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ नीट में खूब बारी आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा कि बताइए ये वाली जो एग्जांपल है वो कौन से आईयूडी की है। तो बायोलॉजिकली इनर्ट की एग्जांपल होती है बेटा लिपेज लूप एक नॉन मेडिकेटेड बायोलॉजिकली इनर्ट आईयूडी है। दूसरा आते हैं इसमें, इसकी 3 एग्जांपल याद करनी है बेटा। कॉपर टी, ठीक है, टी शेप का होता है ये डिवाइस, कॉपर रिलीज करता है कॉपर टी। दूसरा होता है कॉपर 7, ठीक है, 7 शेप का होता है और कॉपर रिलीज करता है इसलिए कॉपर 7। और तीसरा होता है बेटा मल्टी लोड
375, मल्टी लोड 375, ये तीनों क्या है? कॉपर रिलीजिंग आईओडी है। आते हैं हार्मोनल आईओडी पे। हार्मोनल आईओडी की एग्जांपल तो आपको बहुत बार मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। पहली खास एग्जांपल है बेटा LNG20। LNG की फुल फॉर्म होती है लेवोनोजेस्ट्रॉल, ठीक है, लेवोनोजेस्ट्रॉल। LNG20 कैसा आईयूडी है बेटा? हार्मोनल आईयूडी। LNG20 कैसा आईयूडी है? हार्मोनल आईयूडी। दूसरा आईयूडी जो इसमें आपको याद रखना है, प्रोजेस्टासर्ट। देखो नाम से प्रोजेस्ट्रॉन जैसा लग रहा है ना, इसमें हार्मोन होते हैं। इन दोनों में क्या होते हैं? इन दोनों में हार्मोन होते हैं, ठीक है। चलो ये भी बात हमने कर ली। अब आगे बढ़ते हैं कि इन तीनों आईयूडी में डिफरेंट क्या है, ये क्या डिफरेंट काम करते हैं, यानी तीनों का अब हम क्या लिखेंगे बेटा? अब हम तीनों का मोड ऑफ एक्शन लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? इन तीनों का मोड ऑफ एक्शन, मतलब तीनों का अलग अलग हम लिखेंगे कि प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। अगर आपसे स्पेसिफिकली आईयूडी पूछेगा तो प्रिंसिपल पता है क्या बताना है, ठीक है। अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाएगा लिपेज लूप, बायोलॉजिकली इनर्ट, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का प्रिंसिपल बताओ, तो ये क्या करता है बेटा? इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन यूटरस। तो ठीक है ना, इम्प्लांटेशन नहीं होने देता, हमने लिखा तो था इम्प्लांटेशन को रोका जाता है, उसकी एग्जांपल लिख दी मैंने यहाँ पे। ऑब्वियसली ब्लास्टोसिस्ट यानी ब्लास्टुला ही तो इम्प्लांट होता है, ऑब्वियसली यूट्रस में ही तो इम्प्लांट होता है, बस उसी को तो लिखा हुआ है बेटा। बट ये लाइन स्पेसिफिकली आपको एनसीईआरटी में किसके लिए मिल रही है? लिपेज लूप, बायोलॉजिकल इनर्ट के लिए, आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब आते हैं कॉपर रिलीजिंग आईओडी पे। ये क्या करते हैं? इनका मोड ऑफ एक्शन है, दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म जब भाग रहा होता है ऊपर यूट्रस से, तो यूट्रस में जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी लगा हुआ है वो कॉपर रिलीज करता रहता है, और वो कॉपर क्या करता है? स्पर्म की मोटिलिटी को धीरे करता है, सप्रेस करता है, एंड देयरफॉर सप्रेसेस। अगर मोटिलिटी कम हो रही है तो शेप साइज मोटिलिटी किस लिए चाहिए थी? फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी के लिए चाहिए थी। इसीलिए अगर मोटिलिटी कम हो गई बेटा तो इट सप्रेसेस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म की मोटिलिटी को कम करके ये स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को कम कर देता है। इट सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी, जो कैल्शियम है वो स्पर्म की मोटिलिटी को कम करता है, एंड देयरफॉर रिड्यूसेस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर कैल्शियम सप्रेसेस। एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन अगर हम कॉपी करें तो यहाँ पर आ जाएगा एग्जैक्ट लाइन, कैल्शियम सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी, एंड मैंने 2 पॉइंट में तोड़ के इसको लिख दिया है, रिड्यूसेस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। आप यहाँ से असर्शन रीजन भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्पर्म की मोटिलिटी को कम करता है, इसलिए उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। क्योंकि एक्चुअली बेटा ये जो कैल्शियम होता है ना, ये कॉपर सॉरी कैल्शियम लिख दिया मैंने बेटा, कॉपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉपर जो है सप्रेस करता है। तो ये जो कॉपर है ना बेटा, एक तरह से ये स्पर्मीसाइडल होता है, स्पर्म किलिंग होता है, स्पर्मीसाइडल प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, स्पर्म किलिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। स्पर्मीसाइडल मतलब अभी अपन ने लास्ट क्लास में किया था ना, स्पर्म किलिंग, ठीक है। अच्छे से आप सुन के सब याद करते जाएंगे तो सब चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, ठीक है। एक ही हो गया। अब आते हैं हार्मोनल आईओडी कैसे काम करता है, ठीक है। हार्मोनल आईओडी 2 चीज़ें करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट ऑल्टर्स सर्वाइकल म्यूकस। देखो मैंने आपको बताया था कि सर्विक्स में सर्वाइकल म्यूकस होता है, और सर्वाइकल म्यूकस को की जो एक थिकनेस होती है ना वो फिक्स होती है। जैसे फॉलिक्यूलर फेज जब चलता है तो सर्वाइकल म्यूकस काफ़ी थिन होता है ताकि स्पर्म पास कर पाए, लेकिन जब सिक्रेटरी फेज चलता है उस टाइम पर काफ़ी थिक हो जाता है सर्वाइकल म्यूकस। तो अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं, सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देते हैं। ऑल्टर करके क्या करेंगे, अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो इसको थिक करेंगे, थिन तो नहीं करेंगे,
थिक करेंगे ताकि स्पर्म क्रॉस नहीं कर पाए, ठीक है। इसी बात को एनसीईआरटी ने कैसे लिखा है, मेक्स एक मिनट दो मुझे, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। सब परफेक्ट, यस। चलो, मेक्स, एनसीईआरटी ने इसी बात को कैसे लिखा है बेटा, मेक्स मतलब मेक्स सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म। होस्टाइल कोई अच्छा वर्ड नहीं बेटा, होस्टाइल का मतलब होता है अनप्लेजेंट। सर्विक्स में कुछ ऐसा अनप्लेजेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है स्पर्म के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देना, यानी उसकी थिकनेस को ऑल्टर कर देना, फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरा काम ये क्या करता है, मेक्स यूटरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। आपको फिक्स याद रखना है बेटा, एकदम फिक्स याद रखना है, इसमें कुछ भी इधर उधर किए बिना, कि अगर प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन यूट्रस आता है, इसका काम है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, फॉर एग्जांपल लिपेज लूप। अगर आता है कि कॉपर सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी एंड रिड्यूसेस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, तो किसका काम है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी यानी कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375 का। अगर आता है कि कोई डिवाइस है या कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है विच मेक्स सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म एंड मेक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, तो वो फिक्स किसका काम है, हार्मोनल आईयूडी का है, जिसको समझाने के लिए कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। समझ में आ रही है आपको बात? तो ये आपको एकदम एज इट इज याद रखना है, बिना थोड़ा सा भी इधर उधर किए। थोड़ा सा आपको स्क्रीनशॉट लेने में हो सकता है दिक्कत है, इसलिए मैं इसको सही कर देती हूँ ताकि एक पेज पे ही अच्छे से आपका काम पूरा हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो ये होता है आपका आईयूडी का तीनों टाइप। अब देखो हमने कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी कर लिया, क्या जस्टिफाई कर लिया, इम्प्लांटेशन दिया, देखो यहाँ पे भी इम्प्लांटेशन बता दी, यहाँ पर भी बता दी, प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, ठीक है, मेक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। फिर इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, देखो यहाँ पर बता दिया कि जो कॉपर होता है वो स्पर्मिसाइडल प्रॉपर्टी रखता है, यानी कि फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म यहाँ पर करेगा, स्पर्म को खा जाएगा, रिड्यूसेस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो फिक्स है, आईयूडी पूछेगा तो ये बताइए, ये पूछेगा तो ये पूछेगा तो ये पूछेगा तो, जितनी बार मैं आई कैन नॉट स्ट्रेस मोर ऑन दिस बेटा, कि मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप याद करना, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ और याद रखेंगे बेटा कि जब भी ऐसा कुछ पूछे कि ओव्यूलेशन प्रिवेंट की गई है, तो हार्मोन ओव्यूलेशन प्रिवेंट करते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन है ना इसमें, वो ओव्यूलेशन प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए इनमें से कौन से हैं जो ओव्यूलेशन प्रिवेंट करते हैं, या इनमें से पूछा जाए कि कौन ओव्यूलेशन प्रिवेंट करता है, या बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के नाम जो उसमें ओव्यूलेशन पूछे, हार्मोनल आईयूडी को बस चूज करेंगे, ठीक है। यानी कि आप इसमें लिख सकते हैं इट प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, इट प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन। होता क्या है ना, प्रोजेस्टेरोन बॉडी में प्रोजेस्टेरोन आ रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोजेस्टेरोन, नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरोन है, तो बॉडी को लगेगा प्रोजेस्टेरोन बना हुआ है मतलब कि प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी है तो ओव्यूलेशन नहीं होगी, तो प्रोजेस्टेरोन एक फेक प्रेगनेंसी का माहौल क्रिएट करता है, जिससे FSH LH सप्रेस हो जाता है और नई फॉलिकल नहीं बनती, oogenesis नहीं होता, इसीलिए प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन आता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, दैट इज आईयूडी। स्क्रीनशॉट लेंगे, नेक्स्ट मेथड पे पढ़ेंगे बेटा हम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड पे, फोर्थ मेथड। देखो अब 3 मेथड एक साथ बताऊंगी, क्योंकि सब में ऑलमोस्ट सेम है, कॉन्ट्रासेप्टिव और ओरल पिल्स हो गया,
ठीक है। फिर आ गया बेटा आपका इंजेक्टेबल्स, और फिर आ गया बेटा आपका इम्प्लांट्स। क्या आ गया? इम्प्लांट्स। ठीक है, अब देखो इनके बारे में बताती हूँ क्या क्या याद रखना है बेटा। कॉन्ट्रासेप्टिव या ओरल पिल्स क्या है? ये पिल्स हैं, ठीक है, पिल्स हैं ये, ठीक है, मेडिसिन के फॉर्म में लिया जाता है। जबकि इंजेक्टेबल्स क्या है? इंजेक्शंस हैं। क्या है? इंजेक्शंस हैं। और इम्प्लांट्स क्या है? छोटे मैच स्टिक साइज के सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिलेंड्रिकल स्टिक्स होती हैं, जिनको हम कैप्सूल्स बोल सकते हैं। सिलेंड्रिकल स्टिक्स या कैप्सूल्स बोल सकते हैं इनको, जिनका सबडर्मल प्लेसमेंट होता है। सबडर्मल प्लेसमेंट होता है स्किन के नीचे। सबडर्मा मतलब स्किन, सब मतलब नीचे, स्किन के नीचे इनकी प्लेसमेंट होती है। छोटे छोटे माचिस की तीली के शेप साइज के सिलेंड्रिकल कैप्सूल्स होते हैं ये, ठीक है। और ये इंजेक्शंस होते हैं, और ये क्या होती है? पिल्स होती हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस बेटा, एक तीनों में कॉमन चीज है, ये भी हार्मोन इन्वॉल्व, ठीक है। इसमें होता क्या है? पिल्स में हार्मोन, इंजेक्शंस में क्या होता है? हार्मोन, तो हार्मोन इन्वॉल्व, ठीक है। और इम्प्लांट्स में भी क्या होता है? ये जो कैप्सूल्स लगती हैं स्किन के नीचे, उससे भी हार्मोन ही सिक्रीट होता है। तो आप तीनों में क्या बोलेंगे? हार्मोन इन्वॉल्व्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन से हार्मोन? सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन क्या आ जाता है? प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन। अकेला एस्ट्रोजन नहीं, या तो अकेला प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन। सिमिलरली इसमें भी प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन का इंजेक्शन लगेगा। इसमें भी प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन की कैप्सूल्स स्किन के नीचे प्लेस होंगी, ठीक है। अब पिल्स पर ध्यान देंगे, क्या क्या एक्स्ट्रा याद करना है। अगर ओनली प्रोजेस्टेरॉन है तो हम इसको बोलते हैं मिनी पिल्स। क्या कहते हैं बेटा? मिनी पिल्स कहते हैं। और अगर दोनों हैं तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन पिल्स। क्या बोलेंगे बेटा? कॉम्बिनेशन पिल्स। अब तीनों में कॉमन तो हमको पता चल गया, तो तीनों का मोड ऑफ एक्शन कॉमन है। जहां पे भी हार्मोन आएगा आप क्या बोलेंगे कि ये ओव्यूलेशन को रोकता है। किसको रोकता है? ओव्यूलेशन को रोकता है, क्योंकि ये सब प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में जाएगा, फेक प्रेगनेंसी क्रिएट करेगा। बॉडी को लगेगा प्रोजेस्टेरॉन बना हुआ है, प्रेगनेंसी हार्मोन मतलब प्रेगनेंसी है, तो FSH और LH को नेगेटिव फीडबैक जाएगा, जिसकी वजह से नई फॉलिकल नहीं बनेगी। तो आप इन सब का मोड ऑफ एक्शन क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल क्या बोलेंगे? पहले यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा देती हूँ। देखो, दो तरह के पिल्स होते हैं, मिनी पिल्स और कॉम्बिनेशन पिल्स। मिनी पिल की एक एग्जाम्पल होती है नॉरलेवो। क्या कहते हैं बेटा? नॉरलेवो नाम आएगा मतलब हम एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की बात कर रहे हैं। वैसे कॉम्बिनेशन पिल की एग्जाम्पल होती है माला डी, माला एन। ये दोनों एग्जाम्पल किस चीज़ की है? कॉम्बिनेशन पिल। तो नॉरलेवो, माला डी, माला एन, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ठीक है। अब आते हैं इंजेक्शन में। इंजेक्शन की भी एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, डेपो-प्रोवेरा। डेपो-प्रोवेरा एक इंजेक्टेबल यानी कि प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का नाम है। वैसे इम्प्लांट की एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अब जैसे मान लो कैप्सूल्स है, किसी में फॉर एग्जाम्पल एक कैप्सूल है, किसी में मान लो 6 स्टिक्स हैं यानी कैप्सूल्स हैं। ऐसे एक इम्प्लांट की एग्जाम्पल है इम्प्लेनॉन। इम्प्लेनॉन एक इम्प्लांट है जिसमें एक कैप्सूल लगती है। और ऐसे एक एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल है नॉरप्लांट। नॉरप्लांट एक इम्प्लांट की एग्जाम्पल है जिसमें 6 स्टिक्स लगती हैं सबडर्मल पोजीशन में, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, नॉरप्लांट अलग है, नॉरलेवो अलग है ना। एंड ऑल नॉरप्लांट्स आर इम्प्लांट्स, बट ऑल इम्प्लांट्स आर नॉट नॉरप्लांट्स। तो इम्प्लांट की एग्जाम्पल होती है नॉरप्लांट। इस तरह से आपको कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मिल रही हैं। जैसे देखो, नॉरलेवो, माला डी, माला एन, डेपो-प्रोवेरा,
इम्प्लेनॉन एंड नॉरप्लांट। इतनी एग्जाम्पल आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं। सबका मोड ऑफ एक्शन सेम है। आप क्या बोल सकते हैं कि पिल्स हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं, ओव्यूलेशन नहीं होने देते हैं। कि क्या नहीं होने देते हैं बेटा, ओव्यूलेशन नहीं होने देते हैं। ओरल पिल्स में पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा ली जाएंगी, ये ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पिल्स होता है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पिल्स टेकन बाय फीमेल्स। बेटा मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी होते हैं, उसमें एंड्रोजेंस होते हैं। एंड्रोजेंस FSH को नेगेटिव सिग्नल देते हैं, जिससे FSH LH बॉडी में कम हो जाता है और स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता, नए स्पर्म नहीं बनते, ठीक है। बट जनरली हम जितना अपने करिकुलम में पढ़ते हैं उसमें इतना जानना सफिशिएंट है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जिसको दवाई के फॉर्म में फीमेल्स लेती हैं, ठीक है। इतने से अपना काम हो जाता है। अब हम आते हैं कि इसका हम वो क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल क्या बोल सकते हैं। एक तो ओव्यूलेशन नहीं होगी, ठीक है, तो हम लिख रहे हैं कॉमन प्रिंसिपल। मैं लिख रही हूं बेटा तीनों का एक कॉमन प्रिंसिपल। आप क्या बोलोगे, फर्स्ट प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन। मिला तो ऑप्शन में हार्मोन है तो आपको क्या बोलना है, प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन। जैसे आपने यहाँ पर बोला कि हार्मोन है इसलिए आपने बोला प्रिवेंट ओव्यूलेशन। अलग से फ्लैश कार्ड बनाते जाएंगे, प्रिवेंट ओव्यूलेशन में क्या बोलना है, हार्मोन इन्वॉल्व्ड में कौन कौन से मेथड को रखना है, ठीक है। एज वेल एज इम्प्लांटेशन, कई होते हैं जो ओव्यूलेशन नहीं होने देते और साथ ही साथ ये हार्मोन इम्प्लांटेशन नहीं होने देते, हार्मोन्स इम्प्लांटेशन नहीं होने देते। और इसके अलावा ये सर्वाइकल म्यूकस को भी ऑल्टर करते हैं। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये सर्वाइकल म्यूकस को ऑल्टर करके स्पर्म की एंट्री को ऑल्टर करते हैं। देखो ऑल्टर करके ये क्या करेंगे, उसकी थिकनेस को बढ़ाएंगे, सो दैट क्या होगा, रिटार्ड एंट्री, रिटार्ड्स दी एंट्री ऑफ स्पर्म। अगर स्पर्म, क्योंकि उल्टा काम करना है ना, प्रेगनेंसी नहीं होने देना है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होने देना है तो स्पर्म की एंट्री को धीरे करना पड़ेगा। उसके लिए सर्वाइकल म्यूकस को ऑल्टर करेंगे, ऑल्टर करके क्या कर देंगे, थिक कर देंगे, ताकि सर्वाइकल म्यूकस से स्पर्म फटाफट से ऊपर भाग नहीं पाए, ठीक है। भाग गया तो ओव्यूलेशन नहीं हो रखी, चलो हो भी गया फर्टिलाइजेशन तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे। तो इस तरह से हार्मोन्स काम करते हैं, किसी न किसी लेवल पर कहीं पर भी हार्मोन आ जाए आप ये मोड ऑफ एक्शन बता सकते हैं। तो इन तीनों में आप यही सेम मोड ऑफ एक्शन लगा देंगे। दिस इज ऑल अबाउट पिल्स। अब हम आते हैं एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से पूछा जाता है, एक उसके बारे में बात कर लेते हैं। कोई लाइटर टोन ले लेते हैं। चलो देखो, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन है पिल्स में, यानी ये कैसी पिल्स हुई बेटा, स्टेरॉइडल पिल्स हुई। हार्मोनल पिल्स तो हुई ही, साथ में स्टेरॉइड हार्मोन ही तो है। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन क्या होता है, स्टेरॉइड होता है, तो ये स्टेरॉइडल पिल्स हुई। बहुत ध्यान देंगे बेटा एक बात पे कि एक और सेपरेटली पिल होती है नॉन स्टेरॉइडल। स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट भी तो होंगे, तो नॉन स्टेरॉइडल, नॉन हार्मोनल, उस पिल में हार्मोन ही नहीं है। अगर किसी पिल में हार्मोन ही नहीं है तो ऑब्वियसली स्टेरॉइड हार्मोन तो नहीं होगा, तो जो पिल नॉन हार्मोनल है वो नॉन स्टेरॉइडल भी होगी। नॉन हार्मोनल नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, हमने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन सब की वजह से हुआ क्या, इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इन सब के कॉमनली क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं बॉडी पर। क्यों, क्योंकि हार्मोन बॉडी में जा रहा है जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, ठीक है। इन तीनों में एक डिफरेंस और है बेटा, ये जो है वंस अ डे पिल होती है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है ये वंस अ डे पिल, एवरीडे ये पिल लेनी पड़ती है, पर इसकी वैलिडिटी, इंजेक्टेबल की वैलिडिटी
लगभग 3 महीनों के लिए होती है। पिल्स तो रोज खानी पड़ेंगी, पर इंजेक्शन एक बार लगाने के बाद 3 महीने के लिए कॉपुलेशन के टाइम पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होंगे। जबकि इम्प्लांट्स जो होते हैं 3 to 5 ईयर्स ऑफ वैलिडिटी के लिए आते हैं। इम्प्लांट्स की वैलिडिटी 3 to 5 ईयर्स होती है, सही है, ध्यान रखेंगे इस बात को। इनकी वैलिडिटी एवरीडे खाना है, इनका 3 महीने और इनका 3 से 5 साल। और इसी में भी अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इम्प्लेनॉन 3 ईयर्स की वैलिडिटी के लिए आता है और नॉर प्लांट 5 ईयर्स की वैलिडिटी के लिए आता है। इम्प्लेनॉन की वैलिडिटी होती है 3 ईयर्स और नॉर प्लांट की वैलिडिटी होती है 5 ईयर्स की, ठीक है। तो 3 to 5 ईयर्स जैसे आपने यूडी में भी पढ़ा, इम्प्लांट्स में भी होता है, इसमें मंथ्स के लिए होता है, इसमें एवरीडे पिल खानी होती है। पर पिल खाने का भी एक पैटर्न लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वो भी अपने को करना है। क्या पैटर्न होता है पिल खाने का? ठीक है, सब सेम रह गया। अब हम पैटर्न करते हैं पिल्स खाने का। वंस अ डे पिल है। देखो ये पिल कैसे खानी होती है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान देंगे। ये पिल खानी होती है डे 1 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिस दिन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, से लेकर डे 5, डे 1 से डे 5 में स्टार्ट कर देनी है। बट उसमें से डे 1 बेटा प्रेफरेबल होता है कि जिस दिन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई उसी दिन ये मेडिसिन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं स्टार्ट हुई तो डे 2, डे 3, डे 4 या डे 5 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, डे 1 आपको ध्यान होगा वो होता है जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, तो साइकिल के डे 1 से डे 5 में स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करके 21 डेज के लिए कंटिन्यू करनी है। मान लीजिए डे 1 पे स्टार्ट किया, डे 1 पे स्टार्ट किया और 21 डेज के लिए मेडिसिन खाई और 28 दिन की अगर हम इन जनरल आइडियल कंडीशन में साइकिल मान रहे हैं तो 7 दिन का गैप आएगा। तो इसके बाद 7 डेज का गैप देना है जिसमें कुछ आयरन वायरन की गोलियां खाई जाती है, पर वो हमको अभी याद नहीं करना। एंड देन अगेन डे 1 से स्टार्ट कर देना है। सिंपल फिर से बताती हूँ, 28 दिन की साइकिल है, डे 1 से खाना शुरू करना है, 21 दिन खाना है, फिर 7 दिन कुछ ये दवाई नहीं खानी, फिर अगली साइकिल में डे 1 से शुरू कर देना है, समझे। और प्रेफरेबल होता है डे 1 से शुरू करना, या फिर डे 1 से 5 तक में शुरू कर सकते हैं, 21 दिन खा सकते हैं, फिर जब तक अगली साइकिल शुरू नहीं हो जाए उसमें 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन जो भी बचे, अगली साइकिल शुरू होगी फिर से एक चीज़ रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका तरीका होता है। अब वापस से कमिंग बैक टू नॉन हार्मोनल नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ये देखो, इस पिल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इस पर खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। देखो, ऐसी एक पिल है जिसका नाम है सहेली, ऐसी एक पिल है जिसका नाम है सहेली। इसके अंदर हार्मोन नहीं है, स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है, हार्मोन नहीं है, तो क्या है? ड्रग है। उस ड्रग का नाम है सेंटक्रोमैन, सेंटक्रोमैन ड्रग है इसके अंदर, ठीक है। ऐसी इकलौती और अकेली सबसे पहली पिल हमारे इंडिया में बनी है। पूरे वर्ल्ड में पहली बार ऐसी एक पिल कहाँ बनी है? हमारे इंडिया में। इंडिया में भी कहाँ पर बनी है बेटा? लखनऊ में। लखनऊ में एक आपने पता होगा CDRI, फुल फॉर्म में ऐड कर लेंगे CDRI को, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। हमारे इंडिया का जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है CDRI, वो लखनऊ में है। तो इंडिया में लखनऊ में CDRI लखनऊ में सहेली बनाई गई है, जो पहली ऐसी पिल है जिसमें हार्मोन नहीं है, स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। इसीलिए हम बोलेंगे इसमें साइड इफेक्ट्स बहुत, जीरो नहीं बोलेंगे, बहुत कम है। एनसीईआरटी की लाइन आप ध्यान देंगे तो वेरी फ्यू साइड इफेक्ट। मान लो क्वेश्चन में आता है साइड इफेक्ट्स नहीं होते तो भी ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स, ठीक है। और इसकी एक और खास बात,
ये वंस अ डे पिल नहीं है, एवरी डे नहीं खानी होती, वंस अ वीक पिल है, हफ्ते में एक पिल खानी होती है। जब इसको स्टार्ट करते हैं तब ट्वाइस अ वीक पिल होती है, उसके बाद फिर वंस अ वीक पिल हो जाती है। और ये सारे बेटा सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये पूछा गया है, सेंट प्रोमैन पूछा गया है, कहाँ बना है पूछा गया है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं ये पूछा गया है, बार बार पूछा गया इसमें से कौन सी वंस अ वीक पिल है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक पार्ट किसका है, सहेली वाला। ये किस में आता है, ये पिल्स में ही आता है। बस ये हार्मोनल पिल्स हम पढ़ रहे हैं, ये एक अलग से नॉन हार्मोनल पिल्स पढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा बाइफर्केशन कर देती हूँ इसमें, ताकि आप ठीक से स्क्रीनशॉट ले पाए। क्यों बनानी पड़ी ये पिल, क्या फ़ायदा हुआ? साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना हार्मोन के, तो अब साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे सहेली वाले पिल के, कुछ खास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। यहाँ से यहाँ तक किसके बारे में, ये पिल्स के बारे में है, ठीक है। ये पूरा इम्प्लांट्स के बारे में है और ये इंजेक्टेबल्स के बारे में है। पिल्स में भी ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और यहाँ पर ये दिया हुआ है किसके बारे में, ये दिया हुआ है सहेली के बारे में। और ये कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स, मतलब इन तीनों के बारे में कुछ कॉमन बातें हैं वो दी हुई हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स। फिर अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से। चलो बेटा, हमने कर लिया नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, आईयूडीज। देन उसके बाद हमने आईयूडीज की आपने स्क्रीनशॉट ली थी, ठीक है। आईयूडीज, उसके बाद हमने बेटा पिल्स, इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स के बारे में। तो एक तरह से मेन लास्ट जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बचा है दैट इज सर्जिकल मेथड। 7th नंबर लगाते हैं, क्या आएगा बच्चे, सर्जिकल मेथड। नाम से नहीं पता चल रहा, कुछ सर्जरी होगी इसमें, ठीक है। अब सर्जरी तभी कराएंगे जब टर्मिनेशन एंड मेथड चाहिए हो। टर्मिनेशन मेथड मतलब टर्मिनल मेथड, एंड मेथड। टर्मिनेशन वर्ड कहाँ से आया है, टर्मिनल से। टर्मिनल मतलब एंड मेथड होता है ये, ठीक है। मतलब सर्जरी करा के आप प्रेगनेंसी का प्रोसेस एंड किया जा रहा है, मेल या फीमेल जिसमें सर्जरी कराई जाएगी। मतलब किसी मेल ने अगर सर्जरी कराई मतलब वो फादर नहीं बन सकते अब, और किसी फीमेल ने सर्जरी कराई मतलब उसमें प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है अब। दैट मीन्स वो मेल और फीमेल इस प्रोसेस के बाद, इस सर्जरी के बाद स्टेराइल हो जाएंगे, इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, यानी कि वो फादर या मदर रिस्पेक्टिवली नहीं बन सकते। इसीलिए स्टेरिलाइजेशन मेथड कहते हैं। अगर असर्शन रीजन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, स्टेरिलाइजेशन मेथड कहते हैं, क्योंकि सर्जरी कराने के बाद या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में सर्जिकल मेथड लेने के ऑप्ट करने के बाद वो मेल या फीमेल जो भी इस मेथड को ऑप्ट करेगा वो स्टेराइल हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मतलब उसमें फर्टिलाइजेशन, उस फादर या मदर बनने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे। सबसे पहले देखो बेटा, सर्जिकल मेथड में ये सर्जरी होती किसकी है ना, सर्जरी बेटा मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है, ठीक है। मेल में भी, फीमेल में भी। मेल में क्या करेंगे, वास डेफरेंस को कट कर देंगे बीच से, ठीक है, और बांध देंगे, वहां से कट करके बांध देंगे, कट एंड टाई। और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध देंगे, टाई कर देंगे। इससे क्या होगा, वास डिफरेंस अगर कट करके टाई कर देंगे तो ये वास डिफरेंस, यहाँ टेस्टिस, सब सारी डक्ट थी, एपिडिडाइमिस, ये ऐसे वास डिफरेंस ऊपर आ रहा था, इसको हमने बीच से कट करके बांध, मतलब कि यहाँ बीच से ऐसे कट किया और फिर इसको ऐसे बांध दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्पर्म तो बनेगा ही, स्पर्मेटोजेनेसिस तो होगा ही, लोकेशन याद होगी आपको, स्पर्मिएशन भी होगा, ठीक है। स्पर्म यहाँ एपिडिडाइमिस पे भी आएगा, उसका मैच्योरेशन भी होगा,
उसमें फ्लैजिलर एक्टिविटी भी आएगी, उसके बाद इजैक्यूलेशन होगा, बस अब स्पर्म का ट्रांसपोर्ट इससे आगे नहीं हो पाएगा। यानी आप कर क्या रहे हैं, स्पर्म ट्रांसपोर्ट को खराब कर रहे हैं, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट नहीं होने दे रहे। सही है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते क्या हैं, अगर मेल में सर्जिकल मेथड करके उसका स्टेरिलाइजेशन मेथड किया, वास डिफरेंस को कट करके टाई करके, देन दिस इज कॉल्ड एज वासेक्टोमी। एक्टोमी मतलब सर्जिकल रिमूवल, किस चीज का, वास डिफरेंस का। तो सर्जिकल रिमूवल का मतलब ये नहीं वास डिफरेंस ही पूरी रिमूव कर दी गई है, सर्जिकल रिमूवल थोड़ा सा पार्ट ऐसे कट करके रिमूव किया गया है। सिमिलरली अगर फैलोपियन ट्यूब में ये काम किया जाए फीमेल में, तो इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, एक्टोमी मतलब सर्जिकल रिमूवल, किस चीज़ का, ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का। तो फैलोपियन ट्यूब में भी सेम चीज़ की जाती है। देखो कैसे, मान लो ये यूट्रस है, ठीक है, और ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पर आपका होता है, यहाँ पर ऐसे ओवरी होती है। तो फैलोपियन ट्यूब को भी, और यहाँ पर मान लो ऐसे एम्पुला है, ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब को भी ऐसे कट करके यहाँ पर बांध दिया जाता है, ठीक है। अब ध्यान देना, एग तो बनेगा ही बेटा, oogenesis तो होगा ही, ओव्यूलेशन भी होगी, एग एम्पुला पे भी आएगा, पर देखो स्पर्म नहीं आ पा रहा, स्पर्म नहीं आ पा रहा यहाँ से क्योंकि बीच में कट गया, ठीक है। अब देखो इसी को हम कैसे लिखेंगे, मेल में क्या बोलोगे, स्पर्म ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, ट्रांसफर नहीं, स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा। ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, अरे बिल्कुल होगा। स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा, होगा, स्पर्मिएशन होगा, इजैकुलेशन होगा, सब चीज़ होगा, बस क्या नहीं होगा, स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। फीमेल में भी बेटा फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म आ नहीं पाएगा, oogenesis तो इसमें भी होगा, oogenesis तो होगा, ओव्यूलेशन भी होगा, पर एम्पुला पे फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब आते हैं, एक चीज़ और पूछी जाती है मेल्स में जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें फिर से। देखो, क्या बेटा ऐसा मेल जिसमें वासेक्टोमी हुई है उसमें सीमेन ही नहीं होगा, इजैकुलेशन नहीं होगा, होगा, ध्यान देना, इजैकुलेशन तो होगा, मतलब बॉडी से इजैकुलेट रिलीज होगा, और इजैकुलेट में होता क्या है, सीमेन, तो सीमेन तो रिलीज होगा, बस उस सीमेन में यहाँ से स्पर्म नहीं आया है, पर सेमिनल प्लाज्मा, सीमेन इज इक्वल टू आपको याद होगा, सीमेन इज इक्वल टू क्या होता है, जो स्पर्म आता है प्लस जो तीनों ग्लैंड से सिक्रीशन आती है, सेमिनल प्लाज्मा। तो सेमिनल प्लाज्मा तो बन जाएगा, वो तो सिक्रीट होगा, तीनों ग्लैंड की सिक्रीशन बाद में आने वाली है, वो तो सिक्रीट होगी, पर यहाँ से उसमें स्पर्म नहीं जाएगा। तो सीमेन, ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सर्जरी, ठीक है। सीमेन इजैकुलेशन होगा, इजैकुलेट होगा, जिसमें जो सीमेन आएगा उसको आप क्या बोलेंगे, सीमेन विदाउट स्पर्म। क्या बोलेंगे बेटा, सीमेन विदाउट स्पर्म, या बोल लो कि इजैकुलेट में सीमेन नहीं बोलो, क्या बोलो, ओनली सेमिनल प्लाज्मा इज प्रेजेंट। या तो बोलो सीमेन आया जिसमें स्पर्म नहीं है, या बोलो इजैकुलेट में सिर्फ सेमिनल प्लाज्मा है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, इजैकुलेट होगा उसमें सीमेन आएगा पर सीमेन विदाउट स्पर्म, या ऐसा कह लो ओनली सेमिनल प्लाज्मा इज प्रेजेंट, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ऐसा मेल जिसमें वैसेक्टोमी हो जाएगी उसका मेल लिबिडो अफेक्टेड होगा, नहीं, नॉर्मल मेल लिबिडो, उसका सेक्सुअल बिहेवियर या कॉप्युलेशन का एक्ट या इजैकुलेशन कोई भी चीज़ हैम्पर नहीं होगी, सिर्फ सीमेन में स्पर्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये बार बार मिला, फीमेल में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सेम टू सेम फॉलो होंगे, पर मेल में क्वेश्चन पूछे गए इसलिए मैंने इसका अलग से लिख दिया, सेम फॉलो होंगे, ठीक है।
ध्यान देना बेटा, ये जो ट्यूबेक्टॉमी है इसमें कुछ टर्म्स मिल सकती हैं आपको, जैसे ट्यूबल लाइगेशन, जैसे जो भी B2E के स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन बैंक जो आप सॉल्व करते हैं उसमें आपको ट्यूबल लाइगेशन, क्वार्टराइजेशन वर्ड से क्वेश्चन मिलेगा, तो उससे घबराना नहीं है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ट्यूबल लाइगेशन मतलब यही जो ट्यूब को लाइगेट कर दिया गया है यहाँ पे, इसको ट्यूबल लाइगेशन कहते हैं, इसी प्रोसेस को क्वार्टराइजेशन कहते हैं। तो एक ट्यूबेक्टॉमी से ही रिलेटेड है, उसी के ऑल्टरनेटिव नाम है। तो सर्जिकल मेथड आप किसको सजेस्ट करेंगे? जिसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है बेटा, जिसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि सर्जरी करने के बाद किसी का मन चेंज हो जाए, बोले आके इसको खोल दो वापस जोड़ दो, ऐसे नहीं होता। वेरी पुअर रिवर्सिबिलिटी, वेरी पुअर रिवर्सिबिलिटी। अगर आप क्वेश्चन के सेक्शन सी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और आपको मिलेगा कि ये जो ट्यूबेक्टॉमी होती है दिस इज टफर देन वेसेक्टॉमी, कंपैरेटिवली ये लेस टफर होता है, लेस टफ प्रोसेस होता है वेसेक्टॉमी का, जबकि ट्यूबेक्टॉमी ज़्यादा टफ होता है करना, ठीक है। और तो और रिवर्सिबिलिटी दोनों में पुअर है, पर इसमें रिवर्सिबिलिटी ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। जो बच्चे सेक्शन सी तक वो 1-2 क्वेश्चन के भी 100% जो मार्क्स के लिए 1-2 क्वेश्चन के लिए भी खूब पढ़ते हैं, उनके लिए रिवर्सिबिलिटी पुअर, रिवर्सिबिलिटी मोर पुअर देन वासेक्टॉमी। वासेक्टॉमी वैसे तो रिवर्सिबल नहीं है बेटा ये सब, लेकिन तो भी एक होता है ना डॉक्टर ट्राई करेगा तो थोड़ी बहुत रिवर्सिबिलिटी हो भी सकती है, बट वेरी पुअर। दोनों में से भी इसमें कि इसकी रिवर्सिबिलिटी तो बहुत ही पुअर है, बट सक्सेस रेट इज वेरी हाई, सक्सेस रेट इज वेरी हाई। क्यों बेटा? क्योंकि सीधे की सीधे ट्रांसपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया है, सर्जरी कर दी गई है, तो सक्सेस रेट हाई है, फेलियर रेट मिनिमम होता है, लीस्ट फेलियर रेट। जितने मेथड आप पढ़ते हो उसमें आप सर्जिकल मेथड में लगाओगे लीस्ट फेलियर रेट, हाईएस्ट सक्सेस रेट, ठीक है। तो आपने ये करा, चलो दिस इज ऑल अबाउट सर्जिकल मेथड। आई थिंक और तो कोई खास पॉइंट नहीं छूट रहा है जो आपको पूछा जाएगा। बार बार ट्यूबेक्टॉमी वासेक्टॉमी पूछा जाता है, किस में होता है, इसके एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है वो बना के पूछा जाता है, मेल्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्वियसली एसटीडी हो सकता है क्योंकि बॉडी फ्लूइड की मिक्सिंग तो होगी, तो आप लिखेंगे डू नॉट प्रिवेंट एसटीडी, ठीक है, डू नॉट प्रिवेंट एसटीडी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किसको सजेस्ट करेंगे हम, ये मेथड जिसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है। अगर किसी को 2 बच्चों के बीच में स्पेस चाहिए तो आईयूडी, प्रेगनेंसी डिले करनी है तो आईयूडी, फैमिली कंप्लीट हो गई है तभी हम क्या बताएंगे, सर्जिकल मेथड। मैक्सिमम सक्सेस रेट किसका होता है, सर्जिकल मेथड का। मैक्सिमम फेलियर रेट किसका होता है, नेचुरल मेथड का। एसटीडी रोकने के लिए क्या यूज़ किया जा सकता है, बैरियर मेथड में कॉन्डम्स एंड फेमिडॉम्स, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्मोन किसमें किसमें इन्वॉल्व है, तो सारे इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स, ओरल पिल्स, सब में आप हार्मोन बताएंगे एक्सेप्ट सहेली, सहेली में हार्मोन नहीं है। एंड हार्मोनल आईयूडी, इन सब में हार्मोन है। और तो और लैक्टेशनल एमिनेरिया में हार्मोन इन्वॉल्व है। बस उसमें लैक्टेशनल एमिनेरिया में जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन, उसकी वजह से हम वो बता रहे हैं कि अलग ही उसका प्रोसेस है, प्रोलैक्टिन होने की वजह से FSH नहीं है, ओव्यूलेशन नहीं हो रही, तो प्रिवेंट ओव्यूलेशन वहाँ पे भी आएगा। बट बाकी सारे जो हैं इंजेक्टेबल, इम्प्लांट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड हार्मोनल आईयूडी, ये बाहर से बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन पहुंचाए जा रहे हैं जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होगी, ठीक है। तो हार्मोन किसमें किसमें है वो भी हो गया। ये सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। सो यहाँ तक तो होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। बस एक लास्ट अपने पास बचता है, लास्ट अपने पास बचता है बेटा एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब जो एमरजेंसी में लिए जाए। क्या एमरजेंसी हो सकती है कि कोइटस हो गया, कोइटस के बाद पोस्ट कोइटस मेथड, है ना, मतलब कोइटस कॉपुलेशन के एक्ट के बाद अगर कॉन्ट्रासेप्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा, तुम ही बताओ। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एमरजेंसी में पोस्ट कोइटस में फर्टिलाइजेशन तो हो गई, कॉपुलेशन का एक्ट हो गया, मतलब कि ओव्यूलेशन नहीं रोकी गई, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं रोका गया, oogenesis नहीं रोका गया, और अब फर्टिलाइजेशन भी नहीं रोका गया। तो अब आप क्या रोक सकते हैं, प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। क्या रोक सकते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक है। अगर इम्प्लांटेशन रोकते हैं मतलब फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन कर यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब से
यहाँ से लेकर जाइगोट को यहाँ तक आके यूट्रस में लगने में 1 वीक का टाइम लगता है, ठीक है। तो ये तो प्रोसेस हो गया शायद, है ना। तो ये यहाँ पे आके लगने से पहले ही इसी बीच में अगर इस दीवार को तोड़ दिया जाए, एंडोमेट्रियम को तोड़ दिया जाए, तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी, इम्प्लांटेशन नहीं होगी, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन ही रोकी जा सकती है। अब इसके लिए क्या करते हैं, विदिन 72 आवर्स ऑफ कोइटस कुछ चीज़ें करी जा सकती हैं। कोइटस के बाद के 72 घंटों के अंदर अगर कोई डॉक्टर के पास जाके आईयूडी इंसर्ट करा ले तो भी इम्प्लांटेशन रोकी जा सकती है, क्योंकि यहाँ देखो इम्प्लांटेशन रोकता है, इम्प्लांटेशन रोकता है। तो अगर कोई डॉक्टर के पास कोइटस के बाद जाके 72 घंटों के अंदर ये कोई आईयूडी इंसर्ट ले तो उससे इम्प्लांटेशन नहीं होगी और प्रेगनेंसी नहीं होगी। कोइटस के बाद हो रहा है पर प्रेगनेंसी होने से बचा दिया गया है, क्योंकि इम्प्लांटेशन मार्क्स प्रेगनेंसी, उसको हम रोक रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अगर कोइटस के 72 घंटों के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले ली जाएं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले ली जाएं, तो पिल्स देखिए, फॉर दैट मैटर ये सब सेम ही काम करते हैं। तो पिल्स भी क्या करते हैं, देखो यहाँ पर प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। अब ओव्यूलेशन वाला काम तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो तो हो चुका है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो चुका, फर्टिलाइजेशन हो चुका, पर ये इम्प्लांटेशन भी तो रोकते हैं। रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म का भी अब कोई काम नहीं है, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। तो क्या कर सकते हैं, इम्प्लांटेशन रोकने के लिए 72 घंटों के अंदर ये पिल्स ले सकते हैं, या ये तीनों सेम ही काम करते हैं, ठीक है। और तीसरा, कोइटस के 72 आवर्स के विदिन एक एबॉर्शन पिल आती है, वो ली जा सकती है डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से। ये RU486 इसका नाम है, मीफेप्रिस्टोन होती है, मीफेप्रिस्टोन होती है। तो ये भी इम्प्लांटेशन रोकते हैं। तो हमने ये वाली जो चीज़ें हैं ये भी 72 आवर्स के विदिन की जा सकती है, इम्प्लांटेशन रोक। यह एक एबॉर्शन पिल होती है बेटा, ये एंटी प्रोजेस्टेरोन पिल होती है। अब क्या हुआ है ना, अब बॉडी में सच में प्रेगनेंसी होने वाली है तो प्रोजेस्टेरोन बना रहेगा, तो एक ऐसी मेडिसिन खाई जा सकती है जो प्रोजेस्टेरोन को ही तोड़ दे। प्रोजेस्टेरोन जो बॉडी में बन रहा है फर्टिलाइजेशन होने के बाद, अब ऐसा माना जा रहा है कि कोइटस हो गया तो जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट आके यहाँ पर यूट्रस में चिपकने वाला है, तो बॉडी में ये अगर सच में फर्टिलाइजेशन हुई है तो प्रोजेस्टेरोन मेंटेन रहेगा। एंटी प्रोजेस्टेरोन पिल मीफेप्रिस्टोन RU486 जिसको हम एबॉर्शन पिल बोलते हैं वो खा ली जाए तो बॉडी से प्रोजेस्टेरोन चला जाएगा, प्रोजेस्टेरोन चला जाएगा तो यूट्रस की दीवार टूट जाएगी, तो ये आके यहाँ पर इम्प्लांट नहीं कर पाएगा। आपको वैसे बेसिकली इसका सिर्फ और सिर्फ तीनों तरीका याद रखना है। एक क्वेश्चन जो इसमें पूछा जा सकता है वो है कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कुछ केसेस होते हैं बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल पहला हो जाएगा अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ नहीं करा गया है अगर, और फैमिली प्लानिंग का अभी इस टाइम पर उसका कोई रेडी नहीं है, वो उस टाइम पर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद अगर उन्हें कोई मेथड करना है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए तो वह इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हो सकता है। दूसरा बेटा, अगर रेप केस होता है, किसी लड़की का अगर रेप हो गया है तो उसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव दी जाती है, क्योंकि हो सकता है उसमें फर्टिलाइजेशन हो गई हो, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इम्प्लांटेशन को रोकना पड़ेगा। ये दो ऐसी सिचुएशन होती हैं जिसमें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की ज़रूरत पड़ती है। पर ये एकदम डिफरेंट है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे MTP, उससे। MTP क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो अब वो तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन हो गई उसके बाद उसको हटाना, उसमें भी ये पिल यूज़ करी जाती है। उसमें इम्प्लांट देखो, अगर कोइटस के बाद ये पिल ली गई तो वो पहले ही इसको तोड़ देगा, तो इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं। और इम्प्लांटेशन होने के जस्ट बाद ये पिल ली गई, अगर इम्प्लांटेशन होने के बाद यही पिल ली गई तो भी ये इसको तोड़ देगा, तो ये इसको लेके टूट जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी टर्मिनेट होगी। अगर कोइटस के बाद इम्प्लांटेशन के पहले ये पिल ली गई
तो इमरजेंसी मेथड में आएगी। इम्प्लांटेशन के बाद यानी प्रेगनेंसी के बाद ये पिल ली गई तो उससे क्या होगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होगा, प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ख़त्म होता है बेटा आपका ये वाला टॉपिक, दैट इज ओरल दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे एमटीपी, इनफर्टिलिटी यानी आर्ट टेक्निक्स एंड एसटीडी के साथ। ठीक है, चलिए इतना अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और एक एक लाइन क्लियर करने के बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे।